अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ये व्लॉग अज़रबैजान सीरीज़ का 8वां और आखिरी व्लॉग है। इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपके साथ अपना अज़रबैजान का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। शायद हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस आपके किसी काम आ जाए। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अज़रबैजान के वीज़ा की। अज़रबैजान के वीज़ा सर्विस बहुत ही आसान है। ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए evisa.gov.az पे जाएं और वहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करें। वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है, सिंपल। प्रोसेस को फॉलो करते रहें, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। वीज़ा की कॉस्ट पर पर्सन $25 है। अज़रबैजान में जो करेंसी यूज़ होती है उसका नाम है मनात। मनात का कन्वर्जन यूएस डॉलर से 1.7 है, मतलब कि एक यूएस डॉलर में 1.7 मनात आते हैं। आप वहाँ पे यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हैं। मैं यूएस डॉलर लेकर गया था और वहाँ मैंने करेंसी एक्सचेंज से यूएस डॉलर का मनात में कन्वर्ट करवा लिया था। और हर जगह पे मैंने या तो मनात में पेमेंट करी या मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी। यूएस डॉलर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेहतर ये है कि आप मनात रखें ताकि आप फुल जो भी अमाउंट हो फुल पे कर सकें आराम से। अब बात करते हैं मोबाइल सिम की। मोबाइल पैकेजेस बहुत मुनासिब कीमत पे बाकू एयरपोर्ट पे अवेलेबल हैं। आप बाकू एयरपोर्ट से आसानी से सिम ख़रीद सकते हैं। मैंने बाकटेल की सिम ख़रीदी थी और जिसकी कवरेज मुझे पूरे अज़रबैजान में जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, शादाब, कबाला, बाकू और अलॉन्ग दी हाईवेज़, बहुत अच्छी कवरेज मिली मुझे। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप सिम पहले ही एयरपोर्ट से ख़रीद लें ताकि आपको वहीं से आपके पास मोबाइल के पैकेजेस अवेलेबल हो, डेटा अवेलेबल हो, ताकि आपने टैक्सी मंगवानी है, आपको किसी को कॉल करना है, आपने अपने टूरिस्ट ऑपरेटर को कॉल करनी है, तो वहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकें। तो बेहतर ये है, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप सिम ख़रीदें एयरपोर्ट से। टैक्सी सर्विस के लिए अज़रबैजान में बोल्ट ऐप यूज़ होती है। वहाँ पे एक नॉर्मल टैक्सीज़ भी अवेलेबल हैं और बोल्ट की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। लेकिन आप वहाँ पे आप थोड़ा सा आपको एहतियात से चलना पड़ता है, क्योंकि बोल्ट या फिर टैक्सी सर्विसेज में स्कैम्स भी होते हैं। वो आपको टैक्सी ड्राइवर आपको शायद पहले कुछ और रेट बताए और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ तो शायद आपको वो कुछ और रेट बताए और उस पर फिर आप एक अलग मसले में फंस जाएंगे। तो मैंने इस टैक्सी को और बोल्ट को मैंने अवॉइड ही किया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से जब मैंने लैंड किया था तो मैंने अपने टूरिस्ट ऑपरेटर के ज़रिए एयरपोर्ट टू होटल ट्रांसफ़र मैंने अरेंज कर लिया था और फिर बाकी दिन मेरे पास गाड़ी मैंने ख़ुद रेंट कराई हुई थी। अज़रबैजान में नेविगेशन के लिए वेज़ ऐप इस्तेमाल होती है। वेज़ को इस्तेमाल करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऐप आपको हर रोड की स्पीड से आगाह रखती है। रोड पे अगर ट्रैफिक स्पीड का साइन आप मिस कर जाएं या फिर वहाँ पे ना हो तो वेज़ फिर भी आपको इस पोस्टेड स्पीड बता रही होती है और आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ बाकू टू गबाला या बाकू टू शादाग, वहाँ पे हाईवेज़ में जगह जगह पे स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो आप वेज़ एप्लीकेशन में उन रेडार्स की भी लोकेशन है और वो आपको बता देती है कि कितने किलोमीटर दूर या कितने मीटर दूर का रेडार आ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्पीड मैनेज कर सकते हैं। किसी भी मुल्क में आप जब ट्रैवल करते हैं तो लैंग्वेज बैरियर एक बहुत मैटर हो करता है। अगर वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है तो आप बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अज़रबैजान में लोगों को इंग्लिश नॉर्मली नहीं आती, तो आपके लिए बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए आप लाजमी अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर की ऐप को इंस्टॉल करें और कहीं पे भी आपको कोई भी सवाल करना हो, किसी से कोई भी रास्ता पूछना हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात लेनी हो, तो आप सिंपली आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम अज़रबैजान की टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ आते हैं। बाकू, गबाला, शादाग, शेकी, ये इनकी बहुत मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और इन सिटीज़ के दरमियान जो ड्राइव है वो भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सीनिक आपको किस्म व्यूज़ नज़र आएंगे और आपका दिल चाहता रहेगा कि आप बीच बीच में रुक के कैप्स लें, तस्वीरें खींचें और उन एरियाज़ को आराम इंजॉय करें। बाकू के अंदर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको घूमने के लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप किसी टूरिस्ट ऑपरेटर से रुजू करें और उनसे कोई पैकेज ले लें। बाकू का ट्रैफिक बहुत डेंस है,
पार्किंग के इश्यूज़ भी हैं वहाँ पे, तो बेहतर ये है कि आप टूरिस्ट गाइड को साथ रखें। टूरिस्ट गाइड आपको बड़ी आसानी से मुख्तलिफ़ जगहों पे लेकर जाएंगे, उनकी डिटेल्स भी बताएंगे। बाकू सिटी के अंदर ही जो एरियाज़, जो मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस हैं, जैसे यनार दाग हो गया, आतिशगाह हो गई, या फिर मड वेलकूनस हो गए, और ओल्ड सिटी हो गया, तो इनमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री छुपी हुई है। तो बेहतर ये है कि आप किसी जब टूरिस्ट गाइड के साथ होंगे तो वो आपको उसकी हिस्ट्री भी बताएगा, बैकग्राउंड भी बताएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बाकू के अंदर जो भी डेस्टिनेशंस हैं उनको घूमने के लिए आप किसी गाइड को हायर करें। शदाक बाकू से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पे, और गबाला बाकू से तकरीबन 3.5 घंटे की मुसाफत से। आप शादाक से गबाला डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको थ्रू बाकू जाना पड़ेगा, क्योंकि जोग्राफ़ी ऐसी है कि अगर आप साउथ पे बाकू है, एक साइड पे शदाक है, एक साइड पे गबाला है, और फिर गबाला से आगे शेकी है। तो आप डायरेक्ट गबाला से शादाक नहीं जा सकते। गबाला से शादाक या शादाक से गबाला जाने के लिए आपको लाजमी बाकू आना पड़ता है। अगर आप कार ड्राइव करने के शौकीन हैं तो आप शादाक, गबाला और शेकी ख़ुद भी ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा आप टूरिस्ट ऑपरेटर की भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप पैकेज बुक करवा सकते हैं जो आपको शदाक, गबाला और शेकी घुमाएंगे। और इन टूरिस्ट ऑपरेटर्स को लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो आपको कुछ ऐसे हिडन एरियाज़ में भी ले जाते हैं, या फिर अननोन एरियाज़ में भी ले जा सकते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है। खुद ड्राइव करने में ये होता है कि आप या तो पहले से रिसर्च करके जाएं कि जो जो बीच में हाईवेज़ पे स्टॉप कहाँ पे लेना है आपने, या फिर आपने रास्ते में अगर खाना खाना है तो कौन से रेस्टोरेंट्स रास्ते में अवेलेबल हैं। तो आपको ख़ुद अगर ट्रैवलिंग करनी है तो आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने यही किया था। मैंने जाने से पहले मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं किन रूट्स पे जाऊंगा, मुझे कहाँ पे स्टॉप लेने हैं, कहाँ पे पेट्रोल स्टेशंस मुझे मिल सकते हैं, कितनी दूर पेट्रोल स्टेशंस हैं। तो मैं पहले से ही प्लान करके गया था, तो मेरे लिए बड़ा इजी था कि मैं रुक सकूं। बाकू घूमने के लिए मैंने एक टूरिस्ट कंपनी की मदद ली थी जिसका नाम है JH ग्रुप। JH ग्रुप ने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनकी सर्विस लें। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। इवन अगर मैं शादाक और गबाला में था तो तब भी ये मुझे गाइड करते रहे कि मैंने जो कुछ सवाल भी उनसे पूछे कि मुझे कहाँ घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, ट्रैफ़िक और बाकू के ट्रैफ़िक के हवाले से, कुछ मैंने पार्किंग्स के हवाले से, और मैंने अपने भी काफ़ी सवाल इनसे किए। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैंने फैसिलिटेट किया। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको JH ग्रुप की टूरिस्ट गाइड्स के नंबर में मेंशन कर दूंगा। आप अगर बाकू जा रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकू या फिर मतलब पूरे आज़रबाईजान आप जा रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करके अपना टूर बुक कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जब आप बाकू में पहले दिन लैंड करते हैं तो आप, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप किसी टूरिस्ट कंपनी से एयरपोर्ट टू होटल ट्रांसफ़र बुक करवा लें। एयरपोर्ट पे आपको एक रेगुलर टैक्सी भी मिल जाएगी बहुत आराम से, और बोल्ट की एप्लीकेशन से भी आप टैक्सी मंगवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं कि जहाँ पे ये टूरिस्ट जो भी टैक्सी है या फिर बोल्ट के ड्राइवर्स हैं, ये टूरिस्ट के साथ अपना कोई स्कैम कर देते हैं। तो इस सरदर्द से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अपनी टूरिस्ट कंपनी के थ्रू होटल का जो एयरपोर्ट टू होटल जो ट्रांसफ़र है वो आप बुक करा लें। अब मैं आता हूँ एक बहुत ख़ास टॉपिक की तरफ, जो है आज़रबाईजानी फ़ूड। आज़रबाईजान का खाना बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर उस पर हमारे देसी खानों की तरह तेज़ मिर्चों वाले मसाले इस्तेमाल नहीं होते। चिकन, बीफ, लैम, हर किस्म के खाने मौजूद हैं। मगर लैम की तो क्या ही बात है, वहाँ पे ज़्यादातर लैम का गोश्त खाया जाता है। वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन वहाँ पे कुछ कम है, तो उनको थोड़ा सा कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो उन्हें बहुत ही सादा सी ग़िज़ा रखनी पड़ेगी, लेकिन गुजारा हो जाएगा। आज़रबाईजान की ट्रिप पे जो मैंने डिशेस ट्राई की थी उनके नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। ये इन सारी डिशेस को आपने ट्राई करते हुए मुझे इन 7 एपिसोड्स में देखा होगा। कुताब एक ऐसी डिश है जो कि वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं, क्योंकि सिंपल एक ये ब्रेड, एक रोटी होती है, फ्लैट ब्रेड, और उसके अंदर कुछ फिलिंग्स होती हैं, वो आप फिलिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक बहुत मशहूर डिश है जो बेसिकली शेकी की मेन डिश है, उसका नाम है पेटी। इसको खाने का तरीका मैंने एक व्लॉग में कवर किया था। इसके अलावा लुले कबाब, आइनूर कबाब, दिल पिलाव, दुश बरा, लैम टिक्का, जूसी काफ, लैम विद चेस्टनट, और इनके जो आज़रबाईजानी नाम है वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब खानों की बात हो रही है तो हम चाय को कैसे भूल सकते हैं। आज़रबाईजान की चाय बहुत ज़बरदस्त है। कॉफ़ी से ज़्यादा वहाँ पे चाय पी जाती है। कॉफ़ी भी अवेलेबल है, लेकिन चाय बहुत पॉपुलर है।
अज़रबैजान की जो चाय है वो टर्किश स्टाइल में सर्व होती है, उसका कप, उसमें जो शुगर के जो क्यूब्स वो बिल्कुल टर्किश स्टाइल के हैं। इसके अलावा उसका टेस्ट हमारी चाय से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत अच्छा है। तो जो लोग ब्लैक टी के शौकीन हैं उनके लिए अज़रबैजान इज़ हेवन और उसको ट्राई करना मस्ट है। मेरा ट्रिप टोटल 7 दिनों का था जिसमें फ़्लाइट्स भी शामिल थी। अगर आप अज़रबैजान ठीक से घूमना चाहते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 9 या 10 दिन का टूर बहुत अच्छा है, सही है, जिसमें आप 3 दिन बाकू में गुजारें हैं, 3 दिन आप गबाला में गुजारें और 3 दिन शादाग में गुजारें और 1 दिन शेकी में गुजारें। सो टोटल 10 दिन बन जाएंगे। ये थे मेरा अज़रबैजान का एक्सपीरियंस। अगर आपको अज़रबैजान की सीरीज़ पसंद आई है तो इन ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। जो मेरी जो व्लॉगिंग का तरीका है, अगर आपको उसमें भी कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, इसको इम्प्रूव करने के भी आप तरीके बता सकते हैं। यहाँ अज़रबैजान की सीरीज़ इख्तिताम को पहुँचती है। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।